सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का, यानी हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और हमारा विलियन वाला चैप्टर चल रहा था। इस विलियन की हमारी 5 क्लासें कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी 6 क्लास होगी, यानी अपन कह सकते कि हमारा पार्ट 6 रहेगा। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने द्रव्य विलीनों का वाष्प दाब पढ़ा था कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए हमने राउल्ट का नियम देखा था और फिर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए हमने राउल्ट का नियम देखा था। तो आज लगातार ही उसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, यानी अपन कह सकते हैं आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। इनका अध्ययन हम इस आज की क्लास में करने वाले हैं। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिए, ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से आप समझेंगे, कंसंट्रेट होकर आप समझेंगे। पहले अपन देखते हैं आदर्श विलयन, यानी आइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो, आदर्श विलयन यानी अपन ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता परास पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। देखो, अगर हम सिंपल वे में एक परिभाषा लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता परास पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। देखो, ये तो सिंपल परिभाषा हो गई कि वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता परास पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। अब देखो, हम आदर्श विलयन की कुछ शर्तों का अध्ययन करते हैं, यानी उन शर्तों का पालन होगा तो ही वह विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आदर्श विलयन की शर्तें। आदर्श विलयन की शर्तें। देखो, आपको ये शर्तें ही ध्यान में रखनी है। आदर्श विलयन की शर्तें। देखो, पहली शर्त सिंपल अपन कह सकते हैं कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या लिखेंगे? विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे P बराबर PA प्लस PB, ये कंडीशन हो गई। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं PA बराबर होगा P नोट A और अक्स A। अपन लिख सकते हैं PB बराबर होगा P नोट B और अक्स B। तो पहली हमारी शर्त ये हो गई कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरी शर्त लिखूं मैं, दूसरी शर्त मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो, क्या कहेंगे अपन कहेंगे कि विलयन का कुल आयतन विलय व विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। क्या कहेंगे अपन?
विलयन का कुल आयतन विलय व विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। देखो हम क्या कह सकते हैं, यानी यहां पर आयतन परिवर्तन का मान क्या होगा, शून्य। तो अपन लिख सकते हैं अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आयतन परिवर्तन शून्य होता है। देखो सीधा सा मतलब ये है कि जितना आयतन विलायक और विलय का था उतना ही आयतन जब हम उनको मिलाकर विलयन बनाएंगे उस विलयन का आयतन होगा। तो आयतन परिवर्तन क्या होगा, शून्य। यानी इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डेल वी मिश्रण इक्वल टू 0। तो दूसरी हमारी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त की बात करूं मैं तो देखो क्या होगा कि विलयन बनते समय ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन। यानी अपन कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह शून्य होता है। तो अपन कह सकते हैं कि विलयन बनते समय न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। क्या कहा मैंने कि विलयन बनते समय न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात विलयन की जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह क्या होगी, शून्य। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। और इसको अपन लिख सकते हैं डेल एच मिश्रण इक्वल टू 0। तो तीसरी हमारी शर्त ये रहेगी डेल एच मिश्रण बराबर 0। अब देखो मैं ले रहा हूं चौथी शर्त मैं इसको हटा रहा हूं। चौथी शर्त मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त को आप समझो पहले। देखो पहले समझो आप, हमारे पास विलायक है। क्या है, विलायक। जिसको हमने ए माना है। हमारे पास विलय है। क्या है, विलय। अब देखो जिसको हमने बी माना है, यानी विलय के बहुत सारे अणु हैं और विलय के बहुत सारे अणु हैं। यानी जब हमने विलयन नहीं बनाया इससे पहले विलायक के जो अणु हैं उनके मध्य ए प्रकार का आकर्षण बल उपस्थित रहता है। इसी प्रकार विलय के जो अणु हैं उनके मध्य बी प्रकार का आकर्षण बल उपस्थित होता है।
कब? जब हमने विलयन नहीं बनाया, यानी विलयन बनने से पहले की स्थिति है ये। विलय के अणुओं के मध्य ए प्रकार का आकर्षण बल, विलय के अणुओं के मध्य बी प्रकार का आकर्षण बल। अब जब हमने इनको मिला दिया और मिलाकर क्या बना लिया? विलयन। इसका मतलब अब विलयन में ए बी प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में ध्यान में रखेंगे स्पेशल तौर से। वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, विलयन बनने से पहले विलय के अणुओं के मध्य ए प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है, विलय के अणुओं के मध्य बी प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। जब हमने दोनों को मिलाकर क्या बना लिया? विलयन। तो विलयन में ए बी यानी अपन कह सकते हैं विलायक और विलय के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे चौथी शर्त, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखो क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि विलयन में, समझना आप, विलयन में ए बी आकर्षण बल का मान, ए बी आकर्षण बल का मान ए आकर्षण बल व बी आकर्षण बल। देखो विलयन में ए बी आकर्षण बल का मान ए आकर्षण बल व बी आकर्षण बल के बराबर होता है, के बराबर होता है। सीधा सा मतलब ये है कि विलयन में विलायक और विलय के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसका मान विलायक विलायक आकर्षण बल व विलय विलय आकर्षण बल के बराबर होता है। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल बराबर होगा ए व बी आकर्षण बल के। तो ये हमारी 4 शर्तें हो गई आदर्श विलयन की। वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। देखो हमने लिखा था आदर्श विलयन की शर्तें। पहली हमारी शर्त क्या थी कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी P इक्वल टू होगा PA प्लस PB के। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू होगा P नोट A अक्स A के। इसी प्रकार PB इक्वल टू होगा P नोट B अक्स B के। ये हमारी पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त में हमने क्या कहा था कि विलयन का कुल आयतन विलय व विलाय के आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हमने लिखा डेल V मिश्रण बराबर 0। दूसरी हमारी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त हमने कौन सी ली कि विलयन बनते समय न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि विलयन की जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान शून्य होता है। और हमने क्या लिखा? डेल S मिश्रण बराबर 0। चौथी जो शर्त थी वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा हमने कि विलयन में विलायक विलय आकर्षण बल का मान विलायक विलायक आकर्षण बल व विलय विलय आकर्षण बल के बराबर होता है। यानी हमने क्या लिखा कि AB आकर्षण बल बराबर होगा AA व BB आकर्षण बल के। तो ये 4 शर्तें आपको ध्यान में रखनी है। यानी अपन सीधा सा ये कह सकते हैं कि यदि इन चारों शर्तों का पालन हो रहा है तो वह विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। अब देखो, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आदर्श विलयनों के
एग्जाम्पल। मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं हटा रहा हूँ इनको, ये 4 शर्तें हो गई हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके, आदर्श विलयनों के एग्जाम्पल। देखो अपन ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं, क्या कहेंगे, लगभग समान होते हैं, वे आपस में मिलकर आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं, वे आपस में मिलकर आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, आदर्श विलयन के उदाहरण। देखो जैसे अपन ले सकते हैं एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। फिर अपन ले सकते हैं एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। देखो इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 नंबर दे दूं। तीसरा अपन ले सकते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चौथा अपन ले सकते हैं बेंजीन प्लस टोलुइन। और अगला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं SiCl4 प्लस CCl4। ठीक है। और एक एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहिए तो अपन ले सकते हैं एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। और अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। देखो क्या कहा मैंने आपको कि वे पदार्थ जिनके भौतिक व रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं तो वे आपस में मिलकर आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। देखो पहला एग्जांपल लिया हमने एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। दूसरा एग्जांपल लिया हमने एथेनॉल प्लस मैथेनॉल। तीसरा एग्जांपल लिया हमने 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन। चौथा एग्जांपल लिया बेंजीन प्लस टोलुइन। पांचवा एग्जांपल लिया SiCl4 प्लस CCl4। अगला एग्जांपल लिया हमने एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। और अगला एग्जांपल लिया हमने क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो ये एग्जांपल भी आप ध्यान में रखोगे क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि आदर्श विलयन के उदाहरण लिखिए, तो आप इनको ध्यान में रखोगे। अब अपन आदर्श विलयन का आरेख देखते हैं कि आरेख कैसे बनता है। आदर्श विलयन के लिए आरेख, यानी अपन लिख सकते हैं आदर्श विलयन के लिए आरेख समझना आप। देखो हमने पहले वाली क्लास में वाष्पशील विलय युक्त
विलियन के लिए राउल्ट का नियम देखा था और वहाँ पे हमने आरेख बनाया था। यानी अपन कह सकते हैं कि दी सेम वैसा का वैसा आरेख यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि विलियन राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। तो देखो ध्यान से आप समझना, इधर तो वाष्प दाब, इधर मोल भिन्न। देखो यहाँ पर तो अक्ष ए 1 और अक्ष बी 0, इधर आएंगे तो अक्ष ए 0 और अक्ष बी 1। यहाँ पर रहेगा P नोट B और यहाँ पे रहेगा P नोट A। अब देखो एक तो आरेख आएगा ऐसे और एक आरेख आएगा ऐसे और ये रहेगा विलियन के लिए। यानी यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ P बराबर PA प्लस PB, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रहेगा PB बराबर P नोट B अक्ष B। क्या रहेगा? P नोट B अक्ष B और इधर रहेगा PA बराबर P नोट A अक्ष A, P नोट A अक्ष A। ये लो, ये हमने आदर्श विलियन के लिए आरेख बना लिया। आरेख वैसा ही है जैसा हमने राउल्ट के नियम में वाष्पशील विलय युक्त विलियन के लिए बनाया था। क्योंकि हमारा जो विलियन है यहाँ पे आदर्श विलियन वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो आरेख ऐसा प्राप्त होगा। तो इस आरेख को भी आप ध्यान में रखोगे। तो देखो हमने आदर्श विलियन किसे कहते हैं ये देख लिया, आदर्श विलियन की शर्तें देख ली, आदर्श विलियन के एग्जाम्पल देख लिए और आदर्श विलियन का आरेख देख लिया। अब हम लेते हैं हमारा सेकंड, दूसरा यानी अनादर्श विलियन। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अनादर्श विलियन यानी नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन या अपन कह सकते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन। देखो हमने आदर्श विलियन में क्या कहा कि वह विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि वह विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। देखो अपन जनरल वे में कह सकते हैं कि वह विलियन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलियन कहलाता है। अनादर्श विलियन कहलाता है। ये तो होगी सिंपल परिभाषा, यानी वह विलियन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलियन कहलाता है।
अब देखो इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, यानी अपन कह सकते हैं अनादर्श विलयन की शर्तें, अनादर्श विलयन की शर्तें। ध्यान से आप समझना। देखो पहली शर्त तो ये हो जाएगी कि विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। मैं लिख सकता हूं विलियन राउल्ट के नियम, विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ कि विलियन का जो वाष्प दाब है वह राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होगा, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विलियन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि P इज नॉट इक्वल PA प्लस PB। इस शर्त को आप ध्यान में रखोगे और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA इज नॉट इक्वल P नॉट A और अक्स A। एक शर्त ये, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि PB इज नॉट इक्वल P नॉट B और अक्स B। तो ये हमारी पहली शर्त होगी कि विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। देखो दूसरी शर्त मैं यहां पे लिखूं, क्या कह सकते हैं कि विलियन का कुल आयतन विलयक व विलय के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। यानी यहां पर सीधा सा अपन ये कह सकते हैं कि आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या कहेंगे अपन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन विलय व विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, योग के बराबर नहीं होता है। अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। और इसको अपन लिख सकते हैं डेल वी मिश्रण इज नॉट इक्वल शून्य, यानी डेल वी मिश्रण शून्य नहीं होगा, यानी आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। तीसरी शर्त अपन लिखें तो क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है, विलियन की एंथैल्पी परिवर्तन वह शून्य नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि विलियन बनते समय या तो ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण, और या ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन, यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि विलियन बनते समय या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात क्या कहेंगे, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, का मान
शून्य नहीं होता है। यानी अपन लिख सकते हैं डेल एच मिश्रण इज नॉट इक्वल शून्य, यानी डेल एच मिश्रण का मान शून्य नहीं होता है। और चौथी कंडीशन मैं लिख रहा हूं ऊपर, देखो इसको मैं हटा रहा हूं। चौथी कंडीशन, देखो चौथी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे अपन, चौथी कंडीशन को मैं यहां लिख रहा हूं। देखो क्या कह सकते हैं कि विलयन में ए बी आकर्षण बल का मान ए ए व बी बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। क्या कहेंगे, विलयन में ए बी आकर्षण बल का मान, ए बी आकर्षण बल का मान ए ए व बी बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल इज नॉट इक्वल ए ए व बी बी आकर्षण बल। देखो सीधा सा मतलब इसका यही है कि विलयन में जो अवयव हैं ए बी, उनके मध्य आकर्षण बल का मान ए ए व बी बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। तो ये चार कंडीशन है, यदि इन चार कंडीशन का पालन हो रहा है तो वह विलयन अनादर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। मैं आपको एक बार पुनः इन चारों शर्तों को रिवाइज करवा रहा हूं। देखो हमने क्या कहा, हमने पहली शर्त में क्या कहा कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी P इज नॉट इक्वल पी ए प्लस पी बी। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यही है कि उस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं पी ए इज नॉट इक्वल पी नोट ए अक्स ए, इसी प्रकार पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नोट बी अक्स बी। दूसरी शर्त हमने कौन सी देखी कि विलयन का जो आयतन है वह विलय व विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है लेकिन बराबर नहीं होगा, अर्थात आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है। हम लिख सकते हैं डेल वी मिश्रण इज नॉट इक्वल टू शून्य। तीसरी शर्त हमने कौन सी देखी कि विलयन बनते समय या तो ऊष्मा का क्या होगा अवशोषण, क्या होगा अवशोषण, या ऊष्मा का क्या होगा उत्सर्जन, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। और हमने क्या लिखा कि डेल एच मिश्रण इज नॉट इक्वल टू शून्य। फिर हमने चौथी कंडीशन देखी, चौथी में हमने क्या कहा कि विलयन में ए बी आकर्षण बल का मान ए ए व बी बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, लेकिन ए बी आकर्षण बल का मान ए ए व बी बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। अब देखो ये तो हमने शर्तें देख ली अनादर्श विलयन की कि यदि ये शर्तें फॉलो हो रही हैं तो विलयन अनादर्श। अब अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी अनादर्श विलयन के प्रकार। देखते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार, यानी अपन कह सकते हैं सीधा सा कि अनादर्श विलयन
दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। और दोनों प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। यानी अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार क्या लिखेंगे? अनादर्श विलयन के प्रकार, यानी अपन कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन के प्रकार दो प्रकार का होता है। क्या कहा मैंने? अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। पहले मैं दोनों के नाम लिख रहा हूं, ए और बी। देखो पहला है हमारा धनात्मक विचलन प्रदर्शित, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या कहा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और बी क्या कहेंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। करने वाले अनादर्श विलयन। देखो अब तक हमने अनादर्श विलयन की शर्तें देखी हैं और प्रकार देखे हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब हम देखते हैं कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं। यानी पहले अपन पढ़ेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि धनात्मक विचलन कैसे दर्शाया जाता है। बात सीधी सी ये है। तो अगर अपन सिंपल भाषा में ये कहें कि वे अनादर्श विलयन, समझना मेरी बात को, वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। क्या होगा? अधिक। देखो धनात्मक विचलन, तो क्या बताया मैंने कि वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखो सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है। वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है। अधिक होता है। अधिक होता है क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित, या एक ही बात है दर्शाना, तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श
विलयन, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब देखो हमें यह तो पता हो गया कि इनका जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, लेकिन क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो कारण आप ध्यान से समझो। देखो हमारे पास विलयन है, विलयन में ए बी आकर्षण बल उपस्थित है। ध्यान से समझना इस चीज को, कारण निकल के आएगा कि इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से अधिक क्यों होता है। और विलायक, विलायक के अणुओं के मध्य ए, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है, और विलय के अणुओं के मध्य बी। अब समझो आप, हमें इससे मतलब है कि विलयन में जो ए बी आकर्षण बल है इसका मान कम होता है, किससे, ए और बी आकर्षण बल से। अब समझो आप, यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण बल है उसका मान कम होता है विलायक और विलय आकर्षण बल से। अब ये कम है, इसका मतलब ये विलयन में है, कहाँ पर है, विलयन में, ये आसानी से टूट जाएगा, तो इसका मतलब वाष्प ज़्यादा बनेगी, वाष्प अणु ज़्यादा क्या होंगे, वाष्पित। आकर्षण बल कमज़ोर है, आसानी से टूट जाएगा और अणु वाष्प में चेंज हो जाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि ए बी आकर्षण बल दुर्बल होता है, जिसकी वजह से वाष्प ज़्यादा बनती है, और वाष्प ज़्यादा बन रही है तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लो। एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ, इन विलयनों में ए बी आकर्षण बल का मान ए और बी की तुलना में कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाष्प ज़्यादा मात्रा में बनेगी, और वाष्प ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो वाष्प दाब का मान ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कारण। अब देखते हैं इनकी शर्तें। तो हम लिख सकते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों की शर्तें। क्या लिखेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन की शर्तें। अब देखो पहली शर्त तो कौन सी होगी, हम क्या कह सकते हैं कि इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से क्या है, अधिक है। तो पहली शर्त तो अपन लिख सकते हैं कि जो P है वो अधिक होगा, किससे, PA प्लस PB से। पहली शर्त तो ये हो गई। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA इज ग्रेटर देन होगा P0A और अक्स A से, और इसी प्रकार जो PB है वो भी ज़्यादा होगा, किससे, P0B और अक्स B से। तो पहली शर्त तो ये हो गई, पहली शर्त तो। दूसरी शर्त में हम क्या कहेंगे कि इनका जो आयतन है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का जो आयतन है वो विलय तथा विलायक के आयतन के योग से ज़्यादा होगा। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि डेल वी मिश्रण बराबर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि इनका आयतन अधिक होता है, आयतन उच्च होता है। अब किससे उच्च होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि विलयन का आयतन विलय
वह विलायक के आयतन के योग से ज़्यादा होता है। अरे तभी तो डेल वी मिश्रण क्या आएगा, पॉजिटिव। और कोष्टक में हमने लिख दिया आयतन उच्च। तीसरी शर्त लिखूं मैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि इन विलयनों के निर्माण में उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण होगा तो डेल एच मिश्रण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बराबर पॉजिटिव। ठीक है, यानी मैं कोष्टक में लिख सकता हूं उष्मा का अवशोषण, क्या कह सकता हूं, उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण। अरे भाई विलयन निर्माण के समय उष्मा क्या होगी, अवशोषित। तो हमने क्या लिखा, उष्मा का अवशोषण, यानी डेल एच मिश्रण बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इनकी जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो धनात्मक होती है। और चौथी शर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताई है कि ए बी आकर्षण बल का मान कम होगा किससे, ए व बी बी आकर्षण बल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखो ये चार शर्तें हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों की। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी पी ए अधिक होगा पी ए प्लस पी बी से, इसी प्रकार पी ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से, इसी प्रकार पी ए अधिक होगा पी नोट ए अक्ष ए से, और इसी प्रकार पी बी अधिक होगा पी नोट बी अक्ष बी से। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त मैंने क्या बताई आपको कि डेल वी मिश्रण बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि विलयन का आयतन उच्च होता है। अब किससे उच्च होगा, विलय प्लस विलायक के आयतन के योग से। तीसरी शर्त हमने क्या देखी कि डेल एच मिश्रण बराबर धनात्मक, यानी विलयन बनते समय उष्मा का क्या होगा, अवशोषण। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रम है ये उष्मा शोषी प्रक्रम होता है, वासिदी सी है उष्मा शोषी प्रक्रम। और चौथी हमने क्या देखी कि विलयन में जो ए बी आकर्षण बल है वो विलायक विलायक व विलय विलय आकर्षण बल से दुर्बल होता है, कम होता है, कमजोर होता है। तो ये हमने क्या देखी, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों की शर्तें। परिभाषा भी हमने देख ली, कारण भी हमने देख लिया कि क्यों इनका वाष्प दाब अधिक क्यों होता है, यानी ये धनात्मक विचलन क्यों दर्शाते हैं। अब देखो, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस CCl4, एथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, और CCl4 प्लस बेंजीन, और एसीटोन प्लस बेंजीन। इसी प्रकार CCl4 प्लस CHCl3 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ऐसे ही कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस टोलुइन, और बेंजीन प्लस मेथेनॉल। ये एग्जाम्पल हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के, यानी इन एग्जाम्पलों को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखते हैं आरेख, क्या देखेंगे, आरेख। देखो देखते हैं इनका आरेख कैसा प्राप्त होगा। तो अपन कह सकते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के लिए, अनादर्श विलयनों के लिए आरेख। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के लिए आरेख। अब देखो आप, देखो मैं बना रहा हूं आरेख। इधर तो क्या रहेगा, वाष्प दाब, वाष्प दाब, इधर मोल भिन्न, मोल भिन्न। यहाँ पर तो अक्ष ए तो होगा 1 और अक्ष बी 0, यहाँ पर अक्ष ए 0 और अक्ष बी 1, यहाँ पर तो रहेगा पी नोट बी, पी नोट बी, और यहाँ पे रहेगा पी नोट ए। अब देखो आप इनका आरेख,
देखो ये जो डैश डैश से मैंने आरेख दिखाया है ये तो आदर्श विलीन का आरेख है। हम क्या पढ़ रहे हैं? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श। अब बना रहा हूं मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं। देखो हमें ये पता हो गया है कि इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब इनका जो आरेख है वो इन आरेखों से ऊपर आएगा। और कैसे आएगा? देखो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऊपर आ गया। ऐसे ही ये आरेख भी कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। और ऐसे ही ये आरेख भी ऊपर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ कि P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? PB इज ग्रेटर देन PB नोट अक्स B। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या? PA इज ग्रेटर देन P नोट A और अक्स A। ग्रेटर देन का निशान है ये लो। ये हमने धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के लिए क्या देख लिया? आरेख। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो हमारा जो ए पार्ट था धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन पूरा हो गया। अब लेते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या आएगा? बी पार्ट में आएगा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। देखते हैं कि वो ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाते हैं, उनकी क्या क्या शर्तें हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? बी पार्ट, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। यानी हम लिख सकते हैं वो ए थी, ये बी रहेगी। क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखो धनात्मक में हमने क्या कहा था कि वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से अधिक था। यहां पे क्या कहेंगे कि वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है। क्या कहेंगे? देखो समझना, हम कहेंगे वे अनादर्श विलयन, ध्यान से समझना, वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है। ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है। क्या कहेंगे? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब देखो ये तो हो गई परिभाषा। अब वही कारण देखते हैं कि क्यों
इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से कम क्यों है? तो समझो, ये विलायक में AB आकर्षण बल होता है और इधर विलियन, विलायक नहीं है, ये है विलियन, और इधर विलायक और विलय। विलायक के अणुओं के मध्य AA आकर्षण बल और विलय के अणुओं के मध्य BB आकर्षण बल। क्यों? अरे हमने विलायक को A माना है और विलय को B माना है, वेरी सिंपल है। विलयन में क्या होगा? विलय प्लस विलायक, तो AB आकर्षण बल। अब देखो, ये AB आकर्षण बल ज्यादा होता है किनसे? AA व BB आकर्षण बल से। अब समझो, ये AB आकर्षण बल ज्यादा है AA और BB से, यानी विलयन में उपस्थित अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलायक व विलय आकर्षण बल की तुलना में मजबूत होता है, प्रबल होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यह टूट नहीं पाता है। यानी अपन सीधा सा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वाष्प कम बनती है, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। क्या बताया मैंने आपको कि AB के मध्य आकर्षण बल AA व BB के मध्य आकर्षण बल से क्या होता है? ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वाष्प कम बनती है, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कारण था कि इनका जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। वाष्प दाब कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा है, टूटेगा नहीं है, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अब देखो वही क्या देखते हैं, इनकी भी हम शर्तें देखते हैं। शर्तों को आप ध्यान में रखोगे, अगर शर्तें आपको याद ना तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर शर्तें याद नहीं हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की शर्तें, अनादर्श विलयन की शर्तें। देखो आप, पहली शर्त तो क्या कह सकता हूं मैं? ये कह दूंगा मैं कि इनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है। यानी अब की बार क्या होगा? अब की बार P इज लेसर देन किससे होगा? PA प्लस PB से। अरे कम है, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं क्या? PA लेसर देन P नॉट A अक्स B, या मैं कह सकता हूं कि PB इज लेसर देन P नॉट B अक्स B। ये पहली शर्त हो गई, ध्यान में रखोगे आप। दूसरी शर्त देखो, हमने वहां पे क्या कहा था? जस्ट इससे पहले धनात्मक वाले में क्या कहा था कि विलयन का जो आयतन है वो विलय प्लस विलायक के आयतन के योग से अधिक। यहाँ पे क्या कहेंगे कि विलयन का आयतन विलय प्लस विलायक के आयतन के योग से कम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल्वी मिश्रण है वो क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। और कोष्टक में मैं लिख सकता हूँ आयतन कम या आयतन निम्न। अब किसका आयतन निम्न है? विलयन का आयतन कम है। किससे? विलय प्लस विलायक के आयतन के योग से। तीसरी कंडीशन क्या कह सकते हैं? देखो, धनात्मक में क्या हुआ था? उष्मा का अवशोषण, और यह है ऋणात्मक। यानी अपन कह सकते हैं कि इन विलयनों के निर्माण के समय उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल H मिश्रण क्या रहेगी? ऋणात्मक। अरे इसका मतलब ऋणात्मक है, ये तो पता है ही आपको। कोष्टक में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे उष्मा का
ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी अपन कह सकते हैं कि इन विलीनों के निर्माण का जो प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इसकी वजह से डेलेस मिश्रण का मान क्या आ गया, ऋणात्मक। और चौथी कंडीशन, चौथी शर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहा था मैंने कि ए बी आकर्षण बल ज़्यादा होता है, उच्च होता है, किससे, ए व बी आकर्षण बल से। तो ये चार कंडीशन है किनकी, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों की। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने क्या कहा कि वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। फिर हमने शर्तें देखी। पहली शर्त हमने क्या कहा कि P कम होता है किससे, Pa प्लस Pb से, Pa प्लस Pb से। इसका मतलब कि ये Pa भी कम होगा किससे, P नोट ए अक्स ए से। यहाँ पे अक्स ए है, बी नहीं है, अक्स ए है, थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार Pb भी क्या होगा, कम होगा किससे, P नोट बी अक्स बी से। दूसरी हमने शर्त कौन सी ली कि डेल वी मिश्रण क्या रहेगा यहाँ पे, ऋणात्मक। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि विलयन का जो आयतन है वो विलय प्लस विलय के आयतन के योग से अधिक होता है। यानी यहाँ पर आयतन क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम, अधिक नहीं रहेगा, कम रहेगा। विलयन का जो आयतन है वो विलय प्लस विलय के आयतन के योग से क्या रहेगा, कम। इसीलिए हमने क्या कहा कि डेल वी मिश्रण बराबर नेगेटिव या ऋणात्मक। अगली हमने शर्त कौन सी ली कि डेल एस मिश्रण बराबर भी क्या होता है, ऋणात्मक या नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इनमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। यानी अपन कह सकते हैं कि इनके निर्माण का जो प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और चौथी हमने शर्त कौन सी ली कि ए बी आकर्षण बल का मान ए व बी बी आकर्षण बल से ज़्यादा होता है। तो ये चार शर्तें थी। अब हम इनके भी कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनके भी कुछ एग्जाम्पल। देखो ये रहे एग्जाम्पल, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के एग्जाम्पल। पहले मैंने लिया है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, दूसरा एसीटोन प्लस एनिलीन, तीसरा मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, चौथा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, पांचवा जल प्लस HCl, 6 नंबर पे जल प्लस नाइट्रिक एसिड, 7वें नंबर पे जल प्लस H2SO4। और एक एग्जाम्पल हमने लिया है क्लोरोफॉर्म प्लस डाई एथिल ईथर। तो ये एग्जाम्पल हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के। तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम इसका आरेख देखते हैं, आरेख कैसा प्राप्त होगा। यानी अपन कह सकते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए आरेख देखते हैं। अपन कह सकते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के लिए आरेख। देखो इनका जो आरेख है ना वो आरेख आएगा, देखो धनात्मक का आरेख आया था ऊपर और इनका आरेख आएगा नीचे। देखो ध्यान से आप, इधर तो वाष्प दाब, इधर मोल भिन्न। यहाँ पर तो अक्ष ए 1 और अक्ष बी 0, यहाँ पे अक्ष ए 0 और अक्ष बी 1, ठीक है। यहाँ पर P नोट बी और यहाँ पर
पी नोट ए। अब देखो यानी इस आरेख से ऊपर इनका आरेख स्थित होता है। देखो कैसे होगा, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। नीचे आएगा, उनमें तो आया था ऊपर और इनमें आएगा नीचे। देखो कैसे आएगा, ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P इज लेसर देन PA प्लस PB। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PA लेसर देन P नोट A और अक्स A। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PB लेसर देन P नोट B और अक्स B। ये लो, ये इनका क्या हो गया, आरेख। तो इस आरेख को भी आप ध्यान में रखोगे। देखो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया आदर्श व अनादर्श विलयनों का। पहले हमने अध्ययन किया आदर्श विलयन का कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने आदर्श विलयन की शर्तें देखी और आदर्श विलयनों के एग्जाम्पल देखे और उनके लिए आरेख बनाया। फिर हमने लिया अनादर्श विलयन। हमने पहले अनादर्श विलयन देखा कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, कौन कौन सी उनकी शर्तें होती हैं। और फिर हमने अनादर्श विलयन के दो प्रकार देखे। पहला प्रकार हमने लिया धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, उनकी शर्तें देखी और उनके लिए आरेख देखा। दूसरा हमने लिया ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इनकी शर्तें देखी और इनका आरेख देखा। तो इस क्लास को आप दोबारा से एक बार देखना ताकि आपको आज की जो क्लास में मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, धन्यवाद।